अगर कोई ये कल्पना करे कि किसी इंसान को जेल से जमानत मिल रही है, मतलब कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और आज़ादी बस सामने खड़ी है, लेकिन तभी जज साहब कहते हैं कि देखो बाहर तो जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अच्छा। हाँ, पहले अपने पैसों से अपने पड़ोसी के घर की टूटी हुई दीवार बनवाओ, उसका गेट साफ करवाओ और फिर तुम्हें जेल से आज़ादी मिलेगी। सुनने में जितना अजीब लगता है, असल में हमारे ही देश के एक हाई कोर्ट में ठीक ऐसा ही हुआ है। मतलब जब कोई अदालत एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए अचानक से या सिविल जज की तरह फैसले सुनाने लगे, तो कानूनी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा भटकाव आ जाता है। और यही वजह है कि आज के इस रोज सामग्री के विस्तार से विश्लेषण में हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया और बेहद दिलचस्प फैसले की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल, ये गहराई से चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ, तो 25 अक्टूबर 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रामरतन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसने पूरे कानूनी हलके में एक नई बहस छेड़ दी है। सही बात है। इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य मकसद ये समझना है कि आज़ादी और जमानत के बीच जो शर्तें लगाई जाती हैं, उनकी असली सीमा क्या है। इस फैसले की अहमियत सिर्फ एक मुकदमे तक सीमित नहीं है, मैं बता दूं। अगर हम इस पूरे मामले की परतों को उधेड़ें तो ये सीधे तौर पर हर आम नागरिक के बुनियादी अधिकारों से जुड़ता है। कैसे? देखिए, ये इस बात को तय करता है कि न्यायपालिका और पुलिस की ताकत की एक लक्ष्मण रेखा है जिसे किसी भी अच्छे इरादे के नाम पर पार नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अचानक दखल क्यों देना पड़ा? इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। बात 22 अप्रैल 2024 की है। मध्य प्रदेश का रतलाम शहर और वहां का पुलिस स्टेशन रोड इलाका। घनश्याम लश्करी नाम के एक व्यक्ति पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। उनका आरोप था कि रामरतन और रामस्वरूप, जो इस मामले में मुख्य अपील करता है, उन्होंने कुछ और लोगों के साथ मिलकर एक दीवार तोड़ी, उनकी संपत्ति में जबरदस्ती कब्जा करने की नीयत से प्रवेश किया और परिवार वालों के साथ मारपीट की। इस शिकायत के मिलते ही पुलिस ने पूरी मुस्तैदी दिखाई और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त आरोपियों पर लगा दी। बाद में जब पुलिस ने अपनी चार्जशीट तैयार की तो उसमें दंगा करने और गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी धारा 149 और 326 भी जोड़ दी गई। मतलब मामला काफी गंभीर बना दिया गया था। हाँ, मामला गंभीर था और इसी के चलते 27 अप्रैल 2024 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। यहाँ तक की कहानी तो एक बेहद आम आपराधिक मामले की तरह लगती है। हाँ, मतलब गिरफ्तारी हुई, उसके बाद आरोपियों ने जमानत की कोशिश की। बिल्कुल। पहली अर्जी तो उन्होंने वापस ले ली, लेकिन जब 20 जून 2024 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी तो उन्होंने फिर से जमानत मांगी। और यहीं से मामला दिलचस्प होता है। हाँ, मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच तक पहुंचा। 25 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे भी दी, लेकिन इस जमानत के आदेश के साथ जो शर्तें नथी की गई, उन्होंने पूरे मामले को एक अजीब मोड़ दे दिया। वो शर्तें इतनी अनोखी थीं कि कानूनी जानकारों को भी हैरानी में डाल दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा कि आरोपियों को सड़क की तरफ वाली उस विवादित दीवार को अपने खुद के खर्च पर गिराना होगा। सिर्फ गिराना होगा? नहीं, बात यहीं खत्म नहीं हुई। अदालत ने आदेश दिया कि अगले 15 दिनों के भीतर उस विवादित संपत्ति की चाबियां शिकायतकर्ता यानी घनश्याम लश्करी को सौंपनी होंगी। अरे? और तो और मुख्य गेट की साफ सफाई का पूरा खर्च भी आरोपियों की जेब से ही जाएगा। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। हाँ, बताइए। अगर मैं इसे एक आम नागरिक की नजर से देखूं, जिसे कानूनी दांव पेश नहीं पता, तो मुझे लगेगा कि जज साहब ने क्या बेहतरीन काम किया है। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब पीड़ित व्यक्ति को थानों और अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसकी टूटी हुई दीवार भी बन रही है, उससे अपनी संपत्ति की चाबी भी तुरंत मिल गई, बिना सालों लंबे चलने वाले सिविल केस के उसे तुरंत न्याय मिल गया। तो क्या त्वरित न्याय या जिसे हम इंस्टेंट जस्टिस कहते हैं, वो देना गलत है? सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत पड़ गई इसमें? देखिए, आपकी बात अपनी जगह जायज लग सकती है। सतह से देखने पर ये रॉबिन हुड स्टाइल का न्याय बहुत आकर्षक लगता है। हाँ, वही तो। लेकिन यहीं पर हमें रुककर क्रिमिनल यानी आपराधिक और सिविल यानी दीवानी कानून के बीच की उस लोहे की दीवार को समझना होगा जिसे कभी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल।
देखिए, जमानत पर सुनवाई कोई ट्रायल नहीं है। उस वक्त तक अदालत ने दोनों पक्षों के सभी गवाहों को नहीं सुना है, सबूतों की बारीकी से जांच नहीं की है, जिरा नहीं हुई है। मतलब अदालत ने अभी तक ये तय ही नहीं किया है कि वो लोग असल में दोषी हैं भी या नहीं। एकदम सटीक बात। हमारे कानून का सबसे मूल सिद्धांत है, जब तक दोष साबित न हो जाए व्यक्ति निर्दोष है। सही बात। तो बिना पूरा मुकदमा चलाए किसी को दोषी मानकर सजा के तौर पर उससे दीवार गिरवाना या उसकी संपत्ति छिनवा लेना न्याय नहीं है। ये न्याय के नाम पर एक शॉर्टकट है। सोचिए, अगर कल को पूरे ट्रायल के बाद ये आरोपी निर्दोष साबित हो गए, तो जो दीवार उन्होंने अपने पैसों से गिराई और बनवाई, उसका हर्जाना कौन देगा? अदालतें अपनी ही प्रक्रिया को बाईपास नहीं कर सकती। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे आप किसी एक्सीडेंट के बाद खून से लथपथ हालत में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और वहां मौजूद डॉक्टर कहे कि मैं तुम्हारी पट्टी तभी बांधूंगा जब तुम अपना पिछले महीने का पेंडिंग बिजली का बिल भर कर आओगे। भाई, बिजली के बिल का मेरी चोट से क्या लेना देना? दोनों पूरी तरह से अलग मसले हैं। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। आपराधिक मामले में जमानत का काम उस इमरजेंसी वार्ड की तरह है जिसका एकमात्र उद्देश्य ये तय करना है कि आरोपी भागेगा नहीं और ट्रायल का हिस्सा बना रहेगा। बिल्कुल। इसका उद्देश्य ये तय करना नहीं है कि संपत्ति का मालिक कौन है या दीवार किसने तोड़ी। जब अदालतें जमानत को हथियार बनाकर सिविल विवाद सुलझाने लगती हैं, तो वे अनजाने में ही सही लेकिन आरोपियों के नागरिक अधिकारों को कुचल रही होती हैं। ये तो अदालत के आदेश के एक पहलू की बात हुई, लेकिन जब मैंने इस मामले की गहराई में जाकर देखा तो कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट मिला। वो क्या? हाई कोर्ट ने जिस संपत्ति की चाबियां घनश्याम लश्करी को सौंपने का आदेश दिया था, वो संपत्ति असल में घनश्याम की थी ही नहीं। उस प्रॉपर्टी को लेके तो शहर में एक अलग ही महासंग्राम चल रहा था, है ना? यहाँ आकर ये मामला किसी थ्रिलर फिल्म की तरह हो जाता है। हाँ, बताइए ना, क्या हुआ था? जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मध्य प्रदेश राज्य के वकील ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने पूरी कहानी पलट दी। उन्होंने अदालत को बताया कि जिस संपत्ति की चाबियां शिकायतकर्ता को दी जा रही हैं, उसको लेकर पहले से ही एक बहुत बड़ा सिविल मुकदमा RCSA नंबर 2019-2024 लंबित है। अच्छा। और ये कोई दो आम पड़ोसियों की लड़ाई नहीं है। इस मुकदमे में एक तरफ खुद मध्य प्रदेश की सरकार है। एक मिनट, सरकार भी संपत्ति की दावेदार है? ये तो बहुत ही पेचीदा हो गया। हाँ, मैं बताती हूँ। रतलाम के कलेक्टर के माध्यम से सरकार ने ये सिविल सूट दायर किया हुआ है। उनके सामने विपक्षी कौन कौन है? एक है शिकायतकर्ता घनश्याम, दूसरी है उनकी पत्नी दुर्गा लश्करी। अच्छा। और तीसरे हैं रामसूची संप्रदाय के एक महंत जिनका नाम पुष्पराज है। राज्य सरकार अदालत से ये मांग कर रही है कि 21 जुलाई 2011 का एक डीड या दस्तावेज पूरी तरह रद्द किया जाए और उस जमीन पर सरकार का मालिकाना हक घोषित हो। मतलब सरकार अपनी जमीन वापस मांग रही है? हाँ, और सरकार ने वहाँ किसी भी तरह के निर्माण पर स्थायी रोक यानी परमानेंट इंजंक्शन की भी मांग कर रखी है। तो ये तो पूरा विरोधाभास हो गया। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार सिविल कोर्ट में लड़ रही है कि ये संपत्ति हमारी है और घनश्याम लश्करी को यहाँ से दूर रखा जाए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी राज्य का हाईकोर्ट एक मारपीट के मामले की जमानत अर्जी सुनते हुए उसी घनश्याम लश्करी को उस संपत्ति की चाबियां सौंपने का आदेश दे रहा है। दाहिना हाथ नहीं जानता कि बायां हाथ क्या कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट को इस सिविल विवाद की जानकारी थी। क्या बात कर रहे हैं, उन्हें पता था? हाँ, हाई कोर्ट के अपने ही आदेश में ये दर्ज है कि सरकारी वकील ने बताया था कि संपत्ति सरकारी है और चाबियां कलेक्टर के पास होनी चाहिए। अरे बाप रे। और इसी दौरान एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि उस संपत्ति की चाबियां रामसूची संप्रदाय के महंत ने अपनी मर्जी से संबंधित पुलिस स्टेशन के SHO को सौंप दी थी। रुकिए, महंत ने चाबियां पुलिस को दे दी और पुलिस ने उन्हें अपने पास रख भी लिया? हाँ, बिल्कुल। पुलिस का काम अपराध की जांच करना है, वो रातों रात प्रॉपर्टी डीलर या एस्टेट मैनेजर कैसे बन गई? और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर बहुत सख्त ऐतराज जताया है। जस्टिस C.T. रवि कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अपने फैसले में इस पूरी घटना को पूरी तरह से अराजकता या अंग्रेजी में कहें तो टोटल लॉलेसनेस का नाम दिया। टोटल लॉलेसनेस। सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च संस्थान के मुंह से ये शब्द सुनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका कारण ये है कि देखिए, CRPC या किसी भी अन्य कानून के तहत पुलिस को यह अधिकार ही नहीं है
कि वो किसी अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के कब्जे में इस तरह से दखल दे या उसकी चाबियां अपनी जेब में रखकर घूमे। सही बात है। जब तक अदालत का कोई विशेष आदेश न हो, पुलिस किसी जमीन या मकान का कब्जा नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस का ये कदम पूरी तरह से गैरकानूनी था। तो अब हमारे सामने तस्वीर साफ है। एक सिविल विवाद है जिसमें सरकार खुद पार्टी है, पुलिस बिना किसी अधिकार के चाबियां लिए बैठी है, और हाईकोर्ट इन सब बातों को दरकिनार करते हुए जमानत के बदले चाबियां किसी और को सौंपने का आदेश दे देता है। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन यहाँ एक कानूनी पेच है जो मुझे परेशान कर रहा है। हम अक्सर पढ़ते हैं कि सीआरपीसी की धारा 437 सबसेक्शन 3 और 439 के तहत अदालतों के पास जमानत देते समय शर्तें लगाने का अधिकार होता है। कानून की भाषा कहती है कि अदालत कोई भी शर्त, एनी कंडीशन लगा सकती है। तो जब कानून ने खुद जज साहब को कोई भी शर्त लगाने की आजादी दी है, तो फिर वो गलत कैसे हो गए? शब्दकोश के हिसाब से तो कोई भी का मतलब कुछ भी होता है। ये कानूनी व्याख्या का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है, मैं समझाती हूँ। कानूनी भाषा में जब कोई शब्द लिखा जाता है तो उसका शाब्दिक अर्थ और उसका कानूनी अर्थ अलग अलग हो सकता है। अच्छा, कैसे? कोई भी शर्त का मतलब ये नहीं है कि जज साहब कह दें कि तुम शहर के चौराहे पर खड़े होकर माफी मांगो या तुम मुझे अपनी गाड़ी गिफ्ट कर दो। हाँ, वो तो बेतुका हो जाएगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए सिर्फ अपनी राय नहीं दी, बल्कि न्यायपालिका के पुराने और ऐतिहासिक फैसलों का एक पूरा खाका पेश किया, जिससे ये समझ आता है कि अदालत की शक्तियां असीमित नहीं हैं। हाँ, मैंने सोच जजमेंट में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई पुराने मामलों का हवाला दिया है। अगर हम उन मामलों को एक साथ रखकर देखें तो असल में जमानत की शर्तों का असली ढांचा समझ आता है। जैसे कि 2020 का परवेज नूरदीन लोखंडवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य मामला और 2013 का सुमित मेहता बनाम स्टेट मामला। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही सुर में बात की थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अगर हम परवेज नूरदीन और सुमित मेहता केस को एक साथ पढ़ें तो जमानत का पूरा फलसफा समझ आ जाता है। क्या कहा था उन मामलों में? इन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हालांकि अदालत के पास कोई भी शर्त लगाने का विशेषाधिकार है, लेकिन यह कोई ब्लैंक चेक नहीं है। शर्त हमेशा तार्किक होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए और सबसे जरूरी बात, उसका उद्देश्य न्याय प्रशासन की सुविधा के लिए होना चाहिए। मतलब शर्त ऐसी होनी चाहिए जो इस बात की गारंटी दे कि आरोपी मुकदमे की हर तारीख पर अदालत में पेश होगा, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, बिल्कुल, और वो गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? एकदम सही। शर्त ऐसी नहीं हो सकती जो व्यक्ति के लिए उसका पालन करना ही असंभव बना दे या जो केस के मूल तत्वों से पूरी तरह भटक जाए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के दिलीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले का भी जिक्र किया। इस मामले ने तो एक बहुत ही सीधा सिद्धांत स्थापित कर दिया था कि एक आपराधिक अदालत को विवादित बकाये की वसूली के लिए किसी रिकवरी एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। रिकवरी एजेंट, ये शब्द बहुत कुछ बयां कर देता है। अदालत का काम पैसे उगाना या किसी के कब्जे छुड़वाना नहीं है, जब तक कि वो मुकदमा ही उस चीज का ना हो। सही कहा। और अगर हम ये देखना चाहें कि जब अदालतें इस नियम को भूल जाती हैं तो मामला कितना हास्यास्पद हो सकता है, तो हमें 2006 के महेश चंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले को देखना चाहिए। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मौजूदा फैसले में उस पुराने मामले की भी याद दिलाई है। वो गुजारा भत्ता यानी एलुमनी वाला मामला, वो तो अपने आप में एक अलग ही स्तर की कहानी है। मुझे याद है उसमें सास ससुर को अपनी ही बहू से जुड़े एक मामले में जमानत चाहिए थी। जी बिल्कुल। उस मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन एक ऐसी शर्त रख दी जिसका आपराधिक कानून से कोई लेना देना ही नहीं था। क्या शर्त थी? हाईकोर्ट ने कहा कि हम तुम्हें जमानत तभी देंगे जब तुम अपनी बहू को हर महीने 2000 रुपए का गुजारा भत्ता दोगे, और अगर किसी महीने पैसे नहीं दिए तो जमानत उसी दिन रद्द कर दी जाएगी। हाईकोर्ट तो अचानक से एक फैमिली कोर्ट बन गया था वहां। और यही कारण है कि जब महेश चंद्र का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत ने साफ किया कि जमानत याचिका पर फैसला करते समय दीवानी विवाद या गुजारा भत्ता तय करना एक आपराधिक अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। तो इन सभी ऐतिहासिक फैसलों, चाहे वो सुमित मेहता हो, दिलीप सिंह हो या महेश चंद्र हो, इन सब को देखने के बाद ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है
कि जमानत का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखना है, बिल्कुल, किसी सामाजिक न्याय के एजेंडे को बलपूर्वक लागू करना नहीं है। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। तो इन सभी कानूनी पहलुओं और पुरानी नज़ीरों को सामने रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामरतन और रामस्वरूप के भविष्य पर आखिरकार क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच ने सभी दलीलों का गहराई से विश्लेषण करने के बाद ये माना कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपनी शक्तियों का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण किया है। अच्छा। अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश के उस विवादित पैराग्राफ 7 को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इसी पैराग्राफ में दीवार गिराने और 15 दिन के भीतर संपत्ति की चाबियां शिकायतकर्ता को सौंपने की शर्तें लिखी हुई थी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि रामरतन और रामस्वरूप की जमानत ही खतरे में पड़ गई? क्योंकि अगर शर्तें ही रद्द हो गईं तो जमानत का आधार क्या बचा? नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि वे शर्तें असंवैधानिक थीं, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है, लेकिन अपीलकर्ताओं की जमानत बरकरार रहेगी। और वापस जेल नहीं जाना पड़ा? जी, उन्हें जेल वापस जाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आजाद रहने का आदेश दिया, लेकिन कुछ मानक और तार्किक शर्तों के साथ। वो शर्तें क्या थी? उन्हें केवल 50,000 रुपए के निजी मुचलके यानी पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया गया, ताकि ट्रायल कोर्ट में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। ये हुई ना न्यायपूर्ण बात, लेकिन मन में एक सवाल और आ रहा है। हाँ, पूछिए। उस संपत्ति का क्या होगा जिस पर राज्य सरकार, महंत जी और लश्करी परिवार आपस में लड़ रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उस सिविल मुकदमे पर कोई असर पड़ेगा? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे स्पष्ट करना जरूरी समझा। अदालत ने अपने फैसले में ये साफ साफ लिख दिया है कि हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त जो भी टिप्पणियां की थीं या खुद सुप्रीम कोर्ट आज जो ये फैसला सुना रहा है, इसका उस लंबित सिविल केस की मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो केस अलग चलेगा? बिल्कुल। सिविल अदालत उस संपत्ति के असली मालिकाना हक का फैसला अपने तरीके से गवाहों, सबूतों और डीड के आधार पर करेगी। आपराधिक अदालत की परछाई उस सिविल अदालत के फैसले पर नहीं पड़नी चाहिए। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसे एक आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर देखें, क्योंकि जो व्यक्ति कानून की मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ता, वो शायद सोचे कि रतलाम के किसी परिवार की टूटी हुई दीवार से मेरा क्या लेना देना। हाँ। तो आम सुनने वालों के लिए इस फैसले की अहमियत क्या है? इसकी अहमियत बहुत गहरी है, मैं आपको बताती हूँ। ये मामला महज रतलाम की एक संपत्ति का नहीं है, ये भारत के हर नागरिक के बुनियादी अधिकारों का एक सुरक्षा कवच है। ये फैसला इस बात की गारंटी देता है कि राज्य की पुलिस या अदालतें जेल या मुकदमे का खौफ दिखाकर आपसे आपकी संपत्ति नहीं छीन सकती। जमानत पाना आपका अधिकार है। ये कोई बाजार का सौदा नहीं है जहां आपको अपनी आजादी की कीमत अपने नागरिक अधिकारों की बलि चढ़ाकर चुकानी पड़े। बिल्कुल सही बात है। अगर ऐसे फैसलों को सुप्रीम कोर्ट न रोके तो एक ऐसी व्यवस्था बन जाएगी जहां पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करेगी और अदालतें जमानत के बदले लोगों की संपत्तियां नाम करवा लेंगी। ये फैसला न्यायपालिका और पुलिस दोनों को उनकी जवाबदेही याद दिलाता है। ये एक बहुत ही सशक्त निष्कर्ष है। तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने ये सीखा कि कैसे एक साधारण से लगने वाले मारपीट के मामले ने न्यायपालिका की शक्तियों की सीमा, पुलिस की कार्यप्रणाली में मची अराजकता और क्रिमिनल तथा सिविल कानून के बीच की उस बारीक रेखा को उजागर कर दिया। बिल्कुल। जमानत का असल काम इंसान को आज़ादी देना और ये सुनिश्चित करना है कि वो न्याय प्रक्रिया का सम्मान करे, ना कि उसे कोई ऐसा दंड देना जो अभी तक साबित ही नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अदालतें किसी की आज़ादी को ब्लैकमेल करने का साधन बनाकर दीवानी विवादों को बलपूर्वक सुलझाने का मंच नहीं बन सकती। न्याय की एक तय प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन होना ही न्याय की पहली शर्त है। सही कहा आपने। लेकिन इस पूरे मामले की तह तक जाने के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप सिंह, सुमित मेहता और महेश चंद्र जैसे मामलों में सालों पहले ही नियम बिल्कुल साफ कर दिए थे। जमानत की शर्तें कैसी होनी चाहिए ये कोई नया कानून नहीं है। फिर भी
हमारी निचली अदालतें और हाईकोर्ट बार बार इस तरह की अजीबोगरीब शर्तें क्यों थोप रहे हैं? ये वाकई बड़ा सवाल है। क्या हमारी अदालतों पर त्वरित न्याय या जिसे हम इंस्टेंट जस्टिस कहते हैं उसका देने का इतना ज्यादा सामाजिक दबाव है कि वो जमानत की साधारण सी सुनवाई को ही एक मिनी ट्रायल में बदलने लगी हैं? शायद। क्या मामलों को जल्दी निपटाने की इस जल्दबाजी में कानून की वो मूल प्रक्रिया ही पीछे छूटती जा रही है जो सदियों से न्याय का आधार रही है? सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी किताबों से बाहर निकलकर हमारे समाज की सोच पर भी सवालिया निशान लगाता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने के लिए।